नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की मीडिया मैनेजमेंट की वर्कशॉप को संबोधित करेंगे। बीजेपी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष मोदी और पार्टी के अन्य दिग्गज नेता मिशन 2014 की तैयारियों के मद्देनजर आज बीजेपी मीडिया प्रभारियों की क्लास लेंगे। मोदी की इस क्लास का एजेंडा है बीजेपी के मीडिया प्रभारियों को 2014 के लिए जीत का दांव पेच सिखाना। सोशल मीडिया के माहिर खिलाड़ी मोदी अपनी क्लास में इसकी बारीकियों पर चर्चा करेंगे और मीडिया प्रभारियों को बेहतर मीडिया मैनेजमेंट के तौर तरीके सिखाएंगे। मोदी को पता है कि 35 से कम उम्र के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 65% के आसपास है। नरेंद्र मोदी की इस क्लास में मोदी के अलावा राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली भी जीत का मंत्र देंगे। सुषमा स्वराज और अरुण जेटली इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। आज जेडीयू अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साले और कांग्रेस नेता साधु यादव ने गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साधु यादव गुजरात जाकर नरेंद्र मोदी से मिले। साधु यादव की मोदी से इस अप्रत्याशित मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। गांधीनगर में मोदी और साधु यादव के बीच लंबी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने करीब 45 मिनट तक एक दूसरे के साथ बातचीत की। साधु यादव के साथ मोदी की मुलाकात के दौरान बिहार कांग्रेस के नेता दशहराम भी मौजूद थे। हालांकि साधु यादव ने मोदी के साथ मुलाकात को महज शिष्टाचार बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि 45 मिनट तक मोदी के साथ साधु यादव की मीटिंग में बिहार के सियासी समीकरण पर चर्चा हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़े बयानों की जंग दिन ब दिन और तेज होती जा रही है। कांग्रेस और प्रधानमंत्री पर मोदी के वार के बाद अब कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने मोदी पर पलटवार किया है। खुर्शीद ने मोदी को मेंढक कह डाला है। खुर्शीद के मुताबिक जैसे मेंढक कुएं से बाहर आता है, उसी तरह मोदी अभी गुजरात से निकल कर बाहर आए हैं। मोदी जी नए आए हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में गुजरात में रहते थे, मेंढक अभी बाहर निकला है कुएं से। वहीं मोदी पर खुर्शीद के दिए बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने खुर्शीद पर निशाना साधा, लेकिन ने खुर्शीद को कॉकरोच कहकर हमला किया है। परमाणु अटैक को सरवाइव करने वाले या जीवित रहने वाले सिर्फ कॉकरोच जीवित रह सकते हैं। मिशन 2014 के लिए बीजेपी का चुनावी चेहरा बने नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं अमेरिका में भी एक गंभीर मुद्दा बने हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को वीजा देने या न देने को लेकर अमेरिकी संसद से लेकर अधिकारियों तक में विरोधी लॉबी बन गई है। अब अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की उपाध्यक्ष कैटरीना लैंटोस स्वेट ने मोदी को वीजा देने का विरोध किया है। स्वेट का कहना है कि 2002 के गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका संदिग्ध रही है, लिहाजा उन्हें अमेरिकी वीजा मुहैया नहीं कराया जाना चाहिए। अमेरिका का यह आयोग दुनिया के किसी भी हिस्से में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मसलों को देखता है और उस पर नीति निर्धारित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। ऑस्ट्रेलिया ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश आने का न्योता दिया है। इससे पहले ब्रिटेन के सांसद मोदी को संसद में संबोधित करने के लिए निमंत्रण दे चुके हैं। गुजरात सरकार के मुताबिक भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त पैट्रिक सकलिन ने गांधीनगर में मोदी से मुलाकात की और उन्हें ऑस्ट्रेलिया आने का न्योता दिया। इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने शिक्षा, खेल, कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन और बुनियादी ढांचा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावना पर चर्चा की। मोदी ने सकलिन को सितंबर में होने वाले गतिमान गुजरात वैश्विक कृषि प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन और 2015 में होने वाले गतिमान गुजरात वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण दिया। कश्मीर और जम्मू डिवीजनों के बाद पाकिस्तान ने अब लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी सीज फायर का उल्लंघन करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने कारगिल सेक्टर के ट्रास और काक्सर इलाकों में छोटे और स्वचालित हथियारों से भारतीय चौकियों पर गोलीबारी की। पाकिस्तानी सैनिकों ने ट्रास क्षेत्र के सांदू चौकी पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की, जिसके जवाब में भारतीय जवानों ने भी कार्रवाई की। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में तनाव काफी बढ़ गया था और दोनों देश आमने सामने आ गए थे, जब पाकिस्तानी जवानों ने कारगिल में घुसपैठ की थी। ट्रास और कारगिल के बीच स्थित काक्सर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। पहले तो पाकिस्तानी सैनिकों ने छोटे हथियारों से गोलीबारी की थी, बाद में उन्होंने चेनगुंड चौकी पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में जहां एक और आतंकी घुसपैठ कर तबाही मचाने की जीतोड़ कोशिशों में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जाबाज सैनिक आतंकियों की साजिश को नाकाम करने में जुटे हैं। सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई है। सेना ने जून से अभी तक केवल 2.5 महीनों के भीतर 28 आतंकियों को मार गिराया है, जिसमें से 19 आतंकी नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ करते हुए मारे गए। इन आतंकियों के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए हैं। इस ऑपरेशन के दौरान 6 मुख्य हथियार रिकवर किए गए हैं, जिसमें 3 AK-47, 2 पिस्टल और 1 पीका मशीन गन भी है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि उनके गोताखोर डूबी पनडुब्बी सिंधु रक्षक से 5 सैनिकों के शव निकालने में सफल हो गए हैं और बाकी के जिंदा होने की संभावना ना के बराबर है। हादसे के वक्त पनडुब्बी में 18 सैनिक थे। भारतीय नौसेना के मुताबिक 5 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। नौसेना ने एक बयान जारी कर कहा है कि 14 अगस्त से ही पनडुब्बी में पहुंचने के उनके प्रयास जारी थे, लेकिन पनडुब्बी में खौलते हुए पानी के चलते वे अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे थे। कई घंटों तक विपरीत परिस्थितियों में काम करने के बाद नौसेना के गोताखोर पनडुब्बी के दूसरे हिस्सों में दाखिल होने में कामयाब हो पाए थे।
सुप्रीम कोर्ट केंद्र और अन्य राजनीतिक दलों की ओर से दायर उस अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें शीर्ष अदालत के 2 फैसलों सांसदों और विधायकों को दोषी करार देने के बाद अयोग्य करार दिए जाने की बात कही गई थी। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक की बात शामिल थी। न्यायमूर्ति ए के पटनायक और न्यायमूर्ति एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने खुली अदालत में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। पीठ ने इस याचिका की सुनवाई के लिए 4 सितंबर की तारीख तय कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से भी पुनर्विचार अर्जी दायर की गई थी जिसमें दलील दी गई थी कि अपील लंबित रहने के समय दोषी सांसदों और विधायकों का बचाव जरूरी है ताकि सदन को संरक्षित रखा जा सके और ये सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यूपी में निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने यूपी सरकार को चार्जशीट का जवाब भेज दिया है। यूपी सरकार ने दुर्गा को चार्जशीट देकर उनसे जवाब मांगा था और इसके लिए उन्हें 15 दिनों की मोहलत दी गई थी। सरकार के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर की एसडीएम नागपाल को 27 जुलाई को उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक बन रही मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश देने के लिए निलंबित कर दिया गया था, जबकि नागपाल ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। यूपी की अखिलेश सरकार ने 4 अगस्त को दुर्गा शक्ति नागपाल को चार्जशीट की कॉपी दी थी और 15 दिनों के भीतर इसका जवाब देने के लिए कहा था। जहां एक और पूरा देश जोशो खरोश के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक के बीडीओ तानाशाह बनने में जुटे थे। नौगढ़ में तैनात एक बीडीओ ने ध्वजारोहण कार्यक्रम में सैकड़ों सफाई कर्मियों को गालियां देकर भगा दिया। इस घटना से नाराज नौगढ़ ब्लॉक के सफाई कर्मियों ने झाड़ुओं के साथ ब्लॉक मुख्यालय पर धावा बोल दिया और आरोपी उपखंड विकास अधिकारी को घंटों उनके कार्यालय में ही बंधक बनाए रखा। सफाई कर्मी अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सफाई कर्मियों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा नहीं लेने दिया गया। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक ऐसे इंटरनेशनल ठगों के गैंग का पर्दाफाश किया है जो फर्जी तरीके से इंटरनेट फंड ट्रांसफर करने की ठगी करते थे। इस गैंग ने एक ही रात में दिल्ली की एक कंपनी को 53 लाख रुपए का चूना लगा दिया। इसी के साथ ये गैंग कई लोगों को लॉटरी निकलने के नाम पर मेल करता था और अपने पास एक आरबीआई का सर्टिफिकेट होने का दावा भी करता था, जिससे लोगों को इस गैंग पर भरोसा हो जाता और रुपए पाने के लिए इनके अकाउंट में हजारों रुपए जमा करवा देते थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 जन्मों के रिश्तों को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके की है। 10 दिन पहले हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के सिलसिले में मृतक की पत्नी को पुलिस ने उसके प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि जब महिला के अवैध संबंधों के बारे में उसके पति को पता चला तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस हत्या की सनसनीखेज वारदात के पीछे सुराग तलाशती रही। उस दौरान पूछताछ में पुलिस को महिला पर शक गहराता गया, जिसके बाद पुलिस ने उसके प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले से पर्दा उठा। अलीगढ़ में केमिकल से भरे ट्रक में अचानक आग लगने से 2 व्यक्तियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक कुछ ही पलों में धू-धू कर जल गया। मौके पर एडीएम सिटी ने ट्रैफिक रोक कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना थाना कुआरसी के रामघाट रोड गांधी आई हॉस्पिटल के पास की है। बताया जा रहा है कि तेज गति से आ रहे ट्रक से मोटरसाइकिल सवार भिड़ गए, जिसके बाद केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। देखते देखते पूरा ट्रक आग की चपेट में आ गया। तेज विस्फोट के साथ आग की लपटें उठने लगी। आग इतनी तेज थी कि ट्रक के अंदर बैठे ड्राइवर और क्लीनर को ट्रक से निकलने का मौका भी नहीं मिला और जिंदा जलकर दोनों की मौत हो गई। केमिकल के प्रभाव से आग ने भयानक रूप ले लिया था। महंगे प्याज के इस दौर में प्याज की फ्री मिलने की बात की जाए तो यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में रेडीमेड गारमेंट शॉप पर ये ऑफर चलाया जा रहा है, जहां 2000 की शॉपिंग पर 1 किलो प्याज फ्री मिल रहा है। दरअसल दिल्ली में प्याज के बढ़ते दाम लोगों की आंखों से आंसू निकाल रहे हैं। बाजार में प्याज 80 किलो रुपए तक मिल रहा है, लिहाजा फ्री प्याज के ऑफर से खरीदारी में इजाफा हो गया है और लोग इस शॉप तक पहुँच रहे हैं। उनकी कोई भी आइटम लेने पे 1 किलो प्याज फ्री दे रहे हैं हम लोग। कितने लोगों को काफी लोगों को दिया है हमने और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसकी वजह से हमारी सेल भी इम्प्रूव हुई है, लोगों को प्याज भी घर में पहुंच रहा है। प्याज की बड़ी कीमतों से आम आदमी को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार जुट गई है। दिल्ली सरकार आज से 50 रुपए किलो प्याज 1000 जगहों पर मुहैया कराएगी। सरकार ने इसके लिए करीब 150 मोबाइल वैन को लगाया है, जो घूम घूम कर लोगों को सस्ते दामों पर प्याज उपलब्ध कराएगी। एक मोबाइल वैन शहर में 4 जगहों पर स्टॉल लगाएगी, यानी 150 मोबाइल वैन से 600 जगहों पर रियायती दाम पर प्याज मिल सकेगा। इसके अलावा 400 जगहों पर स्टॉल पर प्याज मिलेगा, जिसमें 280 मदर डेयरी स्टॉल भी शामिल है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि प्याज को रियायती दाम पर मुहैया कराने के लिए कितने स्टॉल खोलने पड़ेंगे, इस पर विचार किया जा रहा है। इंडियन करेंसी रुपया गिरने के मामले में मिसाल कायम कर रहा है। अब तक के इतिहास में रुपया इतना कभी नहीं गिरा था। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने के सारे रिकॉर्ड टूट गए। रुपए को मजबूत करने के लिए आरबीआई की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 62 के पार चला गया है। पिछले 1 महीने में रुपए में 3.5% की गिरावट आई है। 2013 में अब तक रुपया 12.7% लुढ़का है, लेकिन परेशानी यही खत्म नहीं होने वाली है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने रेपो रेट में बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक अमेरिका में यील्ड बढ़ने और रुपए पर प्रेशर की वजह से आरबीआई रेपो रेट 0.25% बढ़ा सकता है।
श्रीनगर में शुक्रवार को दशमी के दिन छड़ी मुबारक की पूजा हुई। पूजा के बाद छड़ी मुबारक को अमरनाथ गुफा की ओर निकाला गया। छड़ी आज शेषनाग और पंचतरणी होते हुए 21 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा पहुंचेगी। पूजा के बाद छड़ी मुबारक को महंत और साधु की टोली के साथ पवित्र गुफा की ओर रवाना किया गया। छड़ी मुबारक की यात्रा दशमी को ही निकाली जाती है। श्रीनगर से अमरनाथ गुफा तक छड़ी मुबारक का यह सफर 6 दिनों तक जारी रहेगा। 21 तारीख को जब छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंचेगी तो वहां पर पूजा के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा खत्म हो जाएगी।